हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस चैप्टर का अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर का अपन रिवीजन करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कौन सा बंदा रेजिडेंट रहेगा, कौन सा बंदा नॉन रेजिडेंट रहेगा, उसके केस में क्या कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ की। अगर अपन बात करें तो इंडिविजुअल एचयूएफ वाले बंदे या तो रेजिडेंट बनेंगे या फिर वो बनेंगे नॉन रेजिडेंट, या तो बनेंगे रेजिडेंट या बनेंगे नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट बन जाते हैं तो उसके अंदर आपको दो कंडीशन और देखनी पड़ेगी कि सर वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, वो आर ओ आर है या फिर आर एन ओ आर है, वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। बट जो अदर एसएससीज हैं, फर्म, एओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में ऑनली आपके दो ही कंडीशन बनती है, या तो वो रेजिडेंट बनेगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट बनेगा, या तो वो रेजिडेंट बनेगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। उसके केस में आपको रेजिडेंट के केस में आपको चेक करना नहीं पड़ता कि आपको आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। चलिए अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो अपन तीन कंडीशन की बात करेंगे। अपन तीन कंडीशन का बात करेंगे। जो बंदा है वो क्या कर रहा है सर, इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, या फिर वो बंदा इंडिया छोड़ रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप वो इंडिया छोड़ रहा है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है। जो इंडिया कब आ रहा है सर, विजिट करने के लिए आ रहा है। तो इन तीनों ही बंदों के केस में अपन चेक करेंगे, अगर वो इस साल में 182 डेज इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर एग्जैक्ट 182 डेज इंडिया में रहा तो वो रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। यानी कि अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है तो रेजिडेंट, 182 दिन या उससे ज्यादा तो रेजिडेंट, अगर उससे कम, अगर एक भी दिन कम हुआ तो वो नॉन रेजिडेंट यहाँ पे बन जाएगा। कोई अदर इंडिविजुअल है तो अदर इंडिविजुअल के केस में अपन चेक करेंगे दो कंडीशन, उनमें से अगर एक भी मीट हो गई तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा इस साल में, या फिर अगर वो मीट नहीं कर पाता तो दूसरे कंडीशन रहेगा इस साल में वो 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, और पिछले 4 सालों में, मतलब इस साल को छोड़ दीजिए, अगर अपन प्रीवियस ईयर 25-26 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 25-26 में वो 60 दिन इंडिया में रहेगा, और इसके पिछले 4 साल मतलब 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22, इन 4 सालों में अगर वो मिलाकर 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह जाता है, मतलब इस साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा, तो वो इंडिया का बन जाएगा रेजिडेंट, अदरवाइज वो क्या बनेगा सर, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर ये स्टे इन इंडिया का मतलब क्या होता है, स्टे इन इंडिया का मतलब होता है अगर इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी वो रहता है तो वो स्टे इन इंडिया माना जाएगा। सर टेरिटोरियल वाटर कहां तक है, तो इंडिया की बेस लाइन से जो कोस्ट लाइन है वहां से अगर 12 नॉटिकल माइल तक अगर बंदा रहता है, पानी में भी रहता है, तो भी वो माना जाएगा वो इंडिया में रह रहा है, और वहां पे उसके दिन ये काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। चलिए सर 182 दिन की जो अपन कैलकुलेशन करेंगे, उसमें जिस दिन वो बंदा इंडिया में आता है और जिस दिन वो इंडिया से जाता है, वो दोनों ही दिन उसका इंडिया में माना जाएगा, वो दोनों ही दिन उसके इंडिया में माने जाएंगे। बट इन केस ऑफ एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, अगर वो इंडिया छोड़ के जाता है तो जिस दिन वो शिप में बैठता है, मतलब जिस दिन वो शिप में अपने डॉक्यूमेंट साइन करता है कि मैं शिप में आ चुका हूं, और जिस दिन वहां से वो साइन ऑफ करता है, वो दोनों ही दिन उसके इंडिया के बाहर माने जाएंगे। समझ गए। सब इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में क्या होगा ना, सब इंडिविजुअल के केस में क्या होगा सर, सब इंडिविजुअल के केस में क्या होगा सर, सब इंडिविजुअल के केस में ये होगा कि जिस दिन वो इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया से जाता है, वो दोनों ही दिन उसके इंडिया में माने जाएंगे। बट ओनली इन केस ऑफ अगर वो इंडिया छोड़ता है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसके केस में जिस दिन वो शिप में जाता है और जिस दिन वहां से वो साइन ऑफ करता है, वो दोनों ही दिन उसके इंडिया के बाहर माने जाएंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ अपना सेम है। ठीक है। चलो सर कोई इंडियन सिटीजन है जिसका एक्रूराइज इनकम जो इंडिया से हो रहा है उसको, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो भी रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। सर अभी तो आपने कहा इतने दिन रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। कोई इंडियन सिटीजन है जिसका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर समझ गए।
तो सर अगर कोई अदर इंडिविजुअल है तो उसके केस में अपन 60 डेज चेक करते हैं, 60 डेज इस साल में रहे और 365 दिन पिछले 4 सालों में रहे, ये चेक करते हैं, और 182 दिन वाला कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो बंदा इंडियन सिटीजन है तो उसके केस में उसका कंडीशन क्या रहेगा, इस साल में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। अगर नहीं रह पा रहा कोई बात नहीं, इस साल में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट रहेगा। समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को। सर फॉर एग्जाम्पल वो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रह जाता है, बट वो पिछले 4 सालों में 365 दिन नहीं रह पाता, पिछले 4 सालों में 365 दिन नहीं रह पाता, पर उसका इंडियन इनकम है जो उसने इंडिया से एक्रू अराइज किया है वो अपना 15 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा सर, वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। मेरी बात को समझना है, यहाँ पे क्या लिखा है सर, कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में कितने दिन रहा सर, वो इंडिया में रहा 150 दिन, पर पिछले 4 सालों में वो ओनली 300 दिन इंडिया में रहा था, ठीक है। तो मेरी बात समझना, उसका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उसका इंडियन इनकम कितना है सर, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सर ये वाला कंडीशन तो उसने मीट नहीं किया, ये वाला कर दिया पर ये वाला नहीं किया, और ये दोनों कंडीशन साथ में इसको मीट करनी होती है, तो यहाँ के हिसाब से तो क्या बन गया सर, वो नॉन रेजिडेंट बन गया, यहाँ के हिसाब से तो वो बन गया नॉन रेजिडेंट। बट यहाँ पे एक कंडीशन और लिखा है, अगर वो इन दोनों दिनों के बीच में रहता है, मतलब 120 दिन से ज्यादा और 182 दिन से कम, और उसका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो RNOR बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, RNOR यहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर एक पॉइंट और देखना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो ऊपर में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वो इंडिया में सिर्फ 10 दिन ही रहता है पूरे साल में, मतलब 120 दिन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी इंडिया में नहीं था, अगर वो ऐसे करता है, अगर उसने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, और उसका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उसका इंडियन इनकम उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और वो जिस देश में रहता है वहां पे उसको टैक्स पे करने का कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब वहां पे टैक्स लगता ही नहीं है, तो वो ऑलवेज RNOR मान लिया जाएगा इंडिया का, चाहे वो कंडीशन मीट करे या ना करे। अगर दूसरे देश में उसका टैक्स नहीं लगता तो गवर्नमेंट बोलती है आजा बेटा तो हमारे लिए RNOR है, अगर वहां टैक्स लगता है तो अपन आपके लिए ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर तो 120 से 182 दिन के बीच में रह गया और तेरा इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या मान लिया जाएगा, RNOR मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल लीजिए आप, सर अगर वो इस साल में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहेगा तो वैसे भी बन जाएगा ना रेजिडेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कंडीशन कहाँ देखनी है आपको सर, 120 दिन और 182 दिन के बीच वाला देखना है। सर मेरी बात सुनो ना, हाँ सर उसका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है तो क्या मतलब, ये वाला कंडीशन चेक करना है आपको, ये वाला कंडीशन आपको चेक करना है, ये वाला कंडीशन आपको चेक करना है। अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है इंडियन इनकम तो आपको ये वाला कंडीशन चेक करना है। समझ गए सर, समझ गए सर, इंडियन सिटीजन है बराबर, तो इंडिया में आया तो ये वाला कंडीशन देखेंगे क्या, आंसर इज नो, ये वाला नहीं देखेंगे, यहाँ टिक गलती से गलत जगह लग गया, आपको ये वाला कंडीशन देखना है, ये वाला। इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट करने के लिए आता है तो पता है ओनली 182 डेज वाला कंडीशन चेक करते हैं, पर गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए हम ये वाला कंडीशन भी थोड़ा मॉडिफाई करके निकाल देते हैं। अगर आप 182 दिन नहीं रहे कोई बात नहीं, अगर आप 120 दिन से ज्यादा भी रह जाते हो तो आपके लिए हम ये कंडीशन चेक कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए सर, सबसे मैं बताऊँ ना थोड़ा कैलकुलेटिव लगता है तो वो इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। अब मेरी बात समझना, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF की बात करते हैं तो इसके केस में आपको चेक करना है, अगर वो HUF पूरा कंट्रोल या फिर पार्टली कंट्रोल भी इंडिया से हो रहा है तो वो रेजिडेंट रहेगा। अगर वो पूरा कंट्रोल या फिर पार्टली तो अगर इंडिया से हुआ तो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होता है, अगर वो पूरा आउटसाइड इंडिया से ही कंट्रोल होता है HUF तो आपका नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो आपको HUF के केस में देखना है कि HUF कंट्रोल कहां से हो रहा है, अगर इंडिया से हो रहा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अब मेरी बात समझना, अपने यहाँ क्या देखा था सर, इंडिविजुअल HUF के केस में अपन रेजिडेंट बनने के बाद चेक करते हैं कि ROR है या RNOR है, मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये अपन चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है सर, अगर इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट बन जाते हैं, तो अपन को चेक करना है कि वो ROR है या RNOR है, ROR है या फिर
NOR है। इफ इंडिविजुअल या फिर HUF का कर्ता, इंडिविजुअल या HUF का कर्ता, इन दोनों में से अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा ROR, अदरवाइज वो बन जाएगा RNOR। देखो क्या लिखा है, इफ इंडिविजुअल और कर्ता ऑफ HUF सेटिस्फाई फॉलोइंग ऑल कंडीशंस देन इंडिविजुअल HUF विल बी ROR, अदरवाइज RNOR। सर दोनों कंडीशन कौन कौन सी है? देखो पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में अगर वो 2 साल में रेजिडेंट रह जाता है इंडिया का, रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी 2 years आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 years फ्रॉम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर अपन बात करें 25-26 का, अगर अपन बात करते हैं सर 25-26 का, तो 25-26 को छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 सालों में अगर वो किसी भी 2 साल में अगर रेजिडेंट है इंडिया का, तो पहला कंडीशन उसका मीट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, इस साल को छोड़ दीजिए, 25-26 को छोड़ दीजिए, उसके पिछले 7 सालों में, उसके पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा सर? ROR बन जाएगा, ROR बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो जैसा आपने HUF के केस में बढ़ा था, आपको देखना है कंट्रोल कहां से हो रही है। अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो रेजिडेंट, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। अगर इंडिया से फुल्ली इंडिया से कंट्रोल हो रही है या फिर पार्टली इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो टोटली इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रही है तो वो क्या बन जाएगा सर? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं सर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का। तो अगर इंडियन कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट ही मानी जाएगी, वो हमेशा आपकी रेजिडेंट ही मानी जाएगी। बट अगर फॉरेन कंपनी है, देखो अगर इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड हुई है कंपनी तो वो ऑलवेज आपकी रेजिडेंट ही मानी जाएगी। बट अगर कोई फॉरेन कंपनी है जैसे रिलायंस होगी, टाटा वगैरह, ये आपकी ऑलवेज रेजिडेंट ही मानी जाती है। बट जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है तो सर वो रेजिडेंट कब मानी जाएगी? तो उसका देखना पड़ेगा सर पोइम कहां पे है। सर पोइम बोले तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर पोइम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखना पड़ेगा उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का है, मतलब उसका मैनेजमेंट के सारे डिसीजंस कहां लिए जा रहे हैं। अगर वो सारे डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। देखो क्या लिखा है, अगर उसका पोइम इंडिया में है, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी सर? नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सर, यहां पे अपन ने यह क्या देख लिया कि सर बंदा रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा, कंपनी रेजिडेंट बनेगी या नॉन रेजिडेंट बनेगी, HUF, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी रेजिडेंट बनेगी या नॉन रेजिडेंट बनेगी, ये अपन ने चेक कर लिया। अब अपन को देखना है कि सर अगर रेजिडेंट बन गया, अगर रेजिडेंट बन गया तो उसका कितना इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, अगर नॉन रेजिडेंट बन गया तो उसका कितना इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो अपन को यहाँ पे जानना है। अगर कोई ROR बनता है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है, ये कंपनी वगैरह सबके केस में आ जाता है, ठीक है, रेजिडेंट बनता है तो उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा, उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। सर कोई RNOR बनता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है, तो उसका क्या होगा ना, जो उसने इनकम इंडिया से रिसीव्ड, इंडिया में उसने रिसीव्ड करी है, एक्रू करी है, अराइज करी है, या फिर कोई इनकम उसका डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रू, अराइज इन इंडिया है, तो वो सारा इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। या फिर कोई इसको इनकम इंडिया के बाहर मिला है, उसको बाहर रिसीव्ड हुआ है, बाहर एक्रू हुआ है, बाहर अराइज हुआ है, बट जो उसने उसको जो इनकम मिला है वो ऐसे बिजनेस से मिला है जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो वो वाला इनकम भी उसका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात समझे। देखो ROR की बात करें तो सिंपल सा है, उसको जो कुछ भी मिला सब कुछ उसका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। बट RNOR की बात करें तो उसका जो इंडिया में उसने इनकम कमाया है, इनकम उसने रिसीव किया है, एक्रू किया है, अराइज किया है, या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रू, अराइज है, वो इसका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर उसको इंडिया में इनकम रिसीव हुआ है, एक्रू, अराइज हुआ है, वो इंडिया के बाहर हुआ है, उसको इनकम का कहाँ मिला है, इंडिया के बाहर मिला है, बट जिस बिजनेस के लिए उसको इनकम मिला है वो बिजनेस उसका इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है और उसकी एक ब्रांच बाहर भी मान लो, चलो वहां से उसको इनकम मिलता है, तो वो भी उसका इंडियन इनकम मान लिया जाएगा, उस पर इंडिया में उसका टैक्स लग जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है।
सर नॉन रेजिडेंट की बात करें तो उसके हाथ में कितना इनकम टैक्सेबल होगा, तो उसके हाथ में ओनली वही इनकम टैक्सेबल होगा जो उसको इंडिया में मिला है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। ओनली इनकम रिसीव्ड एक्रू अराइज और डीम्ड टू बी रिसीव्ड एक्रू अराइज इन इंडिया। मतलब अगर कोई धंधा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और उसके धंधा कंट्रोल होने की वजह से उसने कोई सर्विस दी है नॉन रेजिडेंट ने इस बिजनेस को, तो बिजनेस ने बाहर ही उसको पैसा पे कर दिया, इंडिया के बाहर ही उसको पैसा पे कर दिया, तो वो पैसा उसका इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। वो ओनली NOR के हाथ में टैक्सेबल होता है, वो नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मान लो रिलायंस है, उसका एक ब्रांच अमेरिका में भी है, ठीक है, वहां पे कोई नॉन रेजिडेंट एक जॉब करता है, उसको जो रिलायंस वहां पे सैलरी देगी वो उसके इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। और रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव्ड। कैसे सर? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक नॉन रेजिडेंट है, जिम करके एक बंदा है, उसने बाहर एक जॉब किया, वहां से उसको 5 लाख रुपए का सैलरी मिला, ठीक है। अब वो इंडिया आया घूमने के लिए, इंडिया घूमने के लिए आया, उसने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, एक काम करना भाई, जो मेरा सैलरी है ना मेरे अकाउंट में, वो मेरे दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो मैंने इंडिया में अभी खुलवाया है। तो उसने इस पैसे को इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई इंडिया के अकाउंट में पैसा मिला है, इंडिया में पैसा रिसीव्ड हुआ है, एक काम कर तू टैक्स पे कर दे। तो टैक्स इनकम रिसीव्ड होने का मतलब क्या है? इनकम रिसीव्ड होने का मतलब है फर्स्ट रिसीव्ड। सबसे पहले तो जो 5 लाख का सैलरी था उसको फॉरेन में ही मिल गया था, इंडिया में तो उसने वापस रेमिटेंस करवाया है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। रिसीव्ड मतलब फर्स्ट रिसीव्ड। देखो क्या लिखा है, इफ इनकम रिसीव्ड इन एनी अदर कंट्री, if income received in any other country and thereafter remittance to India, it not be considered as income received in India। वो इंडिया में रिसीव्ड ऐसा नहीं माना जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए सर, आपने एक वर्ड बोला था इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, वो क्या होता है सर? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होगा, अगर आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, जो इंडिया का एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी वगैरह बना रखा है, ऐसा कुछ पता है, एक फंड बना रखा है, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो और आपने अपनी सैलरी का 12% से ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो माना जाएगा आपका इंडियन इनकम ही है। चाहे उसमें अगर नॉन रेजिडेंट भी अगर कर रहा है पैसा ट्रांसफर, तो भी अगर उसने 12% से ज्यादा किया तो उसका इंडियन इनकम ही माना जाएगा। अगर उसका ब्याज मिल रहा है उसको, वो 9.5% से ज्यादा मिल रहा है, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट है 9.5% से ऊपर वाला, वो उसका इंडियन में इनकम माना जाएगा, वो उसका माना जाएगा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। समझ गए? या फिर आप 80CCD वाले पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, आपका एम्प्लॉयर करता है या फिर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, तो 80CCD वाला जो आपका पेंशन फंड है वो इंडिया में है, अगर वहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर आपने यूआरपीएफ से आरपीएफ में पैसा ट्रांसफर किया, तो वो भी आपका इनकम डीम्ड टू बी इन इंडिया मान लिया जाएगा, उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए, इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया? मतलब जो ऐसी इनकम जो आपकी मानी जाएगी वो इंडिया में एक्रू हुई है, आपने इंडिया से कमाई है। कौन कौन सी इनकम? कौन कौन सी इनकम? इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। आपको इनकम मिला कितना आउटसाइड इंडिया अक्रू अराइज हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ऑन फॉर्म। सर वो इनकम जो एक्रू हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से हो रही है सर? कोई इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है आपका, वहां से इनकम आपको मिल रही है, तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी से आपको इनकम अराइज हो रही है जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखा है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब आप फॉरेन में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो दो बंदे, और आपने दोनों ने डॉक्यूमेंट बनाया कि ये प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पर जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है। अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इंडिया की कैपिटल एसेट को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडिया में उस पर टैक्स लग जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। सर आपको सैलरी मिलती है इंडिया में सर्विस देने के लिए, आपको कोई कंपनी सैलरी दे रही है कि आपको जाके इंडिया में सर्विस देनी है, तो वो आपकी इनकम इंडिया में ही मानी जाएगी क्योंकि आपने इंडिया में सर्विस दिया है। या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अब अपने कोई बंदे को बाहर बैठा रखा है, इंडिया से बाहर बैठा रखा है, उनको सैलरी देती है इंडियन गवर्नमेंट, तो उनकी जो सैलरी गवर्नमेंट उनको देती है वो उसकी इंडिया में ही मानी जाएगी। सर एग्जाम्पल देना है इसका। एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, अमेरिका है, अमेरिका में अपनी इंडिया की एम्बेसीज है, वहां पे बंदे काम कर रहे हैं जो किसके हैं सर? इंडिया के हैं। उसको सैलरी कौन देता है सर? इंडियन गवर्नमेंट देती है। वहां पे वो बंदे करते क्या है सर? वहां पे जो बंदे हैं उनको इंडिया का वीजा देते हैं, वहां पे वो उनका वीजा पास करते हैं, उनको सैलरी देती है इंडियन गवर्नमेंट।
तो उनको जो इंडियन गवर्नमेंट बाहर रहकर काम करने के लिए सैलरी दे रही है, वो उनकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है, वो इसकी इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए सर, उनको जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सर, कोई इंडियन कंपनी है, जो कोई इंडियन कंपनी है वो डिविडेंड देती है इंडिया के बाहर, तो उसकी इनकम इंडिया में ही मानी जाएगी। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडिया की कंपनी जैसे रिलायंस है, उसके शेयर किसी फॉरेनर ने परचेज कर रखे हैं, उसको रिलायंस डिविडेंड देती है, तो फॉरेनर के हाथ में वो इनकम ऐसी मानी जाएगी, उसने इंडिया में ही कमाई है, उसको इंडिया में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए सर, अपन एक टर्म पढ़ा था बिजनेस कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, इनको आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। कौन सी बातें हैं सर? अगर आप क्या करते हो ना, इंडिया में गुड्स परचेज करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब आप उसको इंडिया में यूज भी नहीं करोगे, यहाँ पे आप बेचोगे भी नहीं, आपको सीधा उसको परचेज करना है इंडिया से, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया आउटसाइड इंडिया, तो उसका आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। सेकंड, आप इंडिया में आते हो सिर्फ न्यूज कलेक्ट करने के लिए, उस न्यूज को आप इंडिया में दिखाते भी नहीं हो, मतलब आपने यहाँ आके रिकॉर्डिंग करी, न्यूज दिखाई, न्यूज रिकॉर्ड करी सारी न्यूज, और इंडिया के बाहर जाके बाहर ही आप इस न्यूज को ट्रांसमिट करोगे, वहीं दिखाओगे, तो आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। चलो सर, आप यहाँ आते हो फिल्म शूट करने के लिए, इंडिया आते हो फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और जो आप फिल्म शूट करते हो उसमें एक भी क्रू मेंबर, एक भी बंदा आपका रेजिडेंट नहीं है, सारे नॉन रेजिडेंट बंदे हैं। ठीक है, या फिर फिल्म शूटिंग करने वाली कंपनी है या फर्म है, तो उसका एक भी पार्टनर, एक भी शेयर होल्डर इंडियन नहीं है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, और सारे नॉन रेजिडेंट है, तो वहां से आपको जो भी मिलेगा, जो भी आप कमा रहे हो, वो आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब फिल्म को आप बाहर जाके ही रिलीज कर रहे हो, तो आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। चलिए, आप असीजेड एरिया में आते हो इंडिया के, और वहां पे आप क्या करते हो, रफ डायमंड को सिर्फ डिस्प्ले करते हो, बेचते नहीं हो, सिर्फ डिस्प्ले करके वापस चले जाते हो, अपना दिखाते हो, वापस बंद करते हो, वापस चले जाते हो, तो वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा, वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे अगर आपने इंडिया में फिल्म शूट कर ली, अब बाहर जाके जैसे आप उसको रिलीज करते हो, वहां से जो प्रॉफिट आता है, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है हमको टैक्स दो, क्योंकि आपने फिल्म इंडिया में शूट करी है, तो आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर, आपने क्या किया ना, आपने क्या किया, इंडिया में आपका कोई प्लॉट था, इंडिया में आपका कोई प्लॉट था, आपने क्या किया, फॉरेन में गए, फॉरेन के बंदे से आपने डील किया, उसको प्रॉपर्टी बेच दिया, वहीं पे आपने डॉक्यूमेंट बनाए, उस पर साइन किए, वहां से आपने पैसा ले लिया, इंडिया का कोई रोल भी नहीं आया, क्या सर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है। सेम बात यहीं लिखी है, देखो, इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आपकी कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, अगर आपने चाहे उसको कहीं भी जाके बेचाओ, कहीं भी आपने डॉक्यूमेंट साइन किया, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको उस इनकम पे इंडिया में टैक्स चाहिए। इनकम फ्रॉम एनी ट्रांसफर डीम्ड टू बी इन इंडिया वेदर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर इज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी पेमेंट मिले आपको, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको उस पर टैक्स चाहिए। अब मेरी बात समझना, अगला पॉइंट, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब मेरी बात समझना, आप एक नॉन रेजिडेंट बंदा है, ठीक है, उसको मिलता है, क्या मिलता है सर? उसको इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, किससे मिलता है सर? इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है, या फिर इंडिया के किसी रेजिडेंट बंदे से मिलता है, तो वो उसके हाथ में ऐसा माना जाएगा, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, वो उसकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। अगर उसको वो जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अगर इंडियन गवर्नमेंट से मिलती है, तो वो इनकम उसकी इंडिया में ही मानी जाएगी। जो उसको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसको मिलता है किसी रेजिडेंट बंदे से, तो वो इनकम भी उसकी इंडिया में मानी जाएगी, अगर 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 उस पैसे को वो रेजिडेंट बंदा इंडिया में ही कुछ बिजनेस करने के लिए यूज करता है, या फिर उस नॉलेज को इंडिया में ही यूज करता है किसी सर्विस को देने के लिए, या फिर कोई बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, तो उसके बिहाफ पे उस रेजिडेंट से जो भी इस बंदे को पैसा मिलता है वो उसका इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, वो उसका इंडियन इनकम माना जाएगा। अब मेरी बात समझना, इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना, इसका अपन छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है जिम, ये है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जिम से उधार लिया, इंडियन गवर्नमेंट उसको देती है इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट जिम के हाथ में इंडिया में ही माना जाएगा, उसने इंडिया से कमाया है ऐसा ही माना जाएगा, उसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा।
अब जिम पैसा देता है एक दूसरे बंदे को, ये तो है गवर्नमेंट, दूसरे बंदे को देती है, इसका नाम कर देते हैं अपन राहुल। राहुल को लोन देती है, राहुल को लोन देता है जिम, जिम राहुल को लोन देता है, वहां से राहुल इसको ब्याज देता है, या फिर इसको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कोई इनटेंजिबल एसेट्स इसको यूज करने के लिए देता है, इसके बदले में ये रॉयल्टी पे करता है जिम को। और ये जो है ना बंदा, जो इंटेंजिबल एसेट को या फिर जो लोन लिया उस पैसे को इंडिया में ही यूज करता है किसी बिजनेस को करने के लिए। अगर इंडिया के बाहर यूज करता है तो जो भी इसको रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट देगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, जिम के हाथ में। अगर वो इस पैसे को इंडिया में यूज करता है तो वो जिम के हाथ में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, वो इनकम ऐसी मानी जाएगी, डीम्ड टू बी इन एक्रू और राइज इंडिया मान ली जाएगी। सर जिम को पैसा मिलता है, क्या मिलता है सर? इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, वो मिलता है किसी नॉन रेजिडेंट से, वो मिलता है किसी नॉन रेजिडेंट से, बट वो नॉन रेजिडेंट उस पैसे को या फिर उस एसेट को यूज कहाँ करता है सर? इंडिया में यूज करता है किसी बिजनेस में या किसी सर्विस को देने के लिए, तो इसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, और वो जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जिम को दिया गया है वो माना जाएगा डीम्ड टू बी इन एक्रू और राइज इंडिया मान लिया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है? देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, रॉयल्टी का मीनिंग होता है आपने कोई अपनी एसेट को बेचा नहीं है, आपने एसेट का राइट ट्रांसफर कर दिया किसी को यूज करने के लिए, आपने उसको एसेट दे दिया है, उसके बदले में वो आपको पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट और इन्फॉर्मेशन। आपने कोई इन्फॉर्मेशन या फिर इंटेंजिबल एसेट आपने यूज करने के लिए किसी बंदे को दे दिया है, उसके बदले में वो आपको पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। अगर आपको कोई लमसम अमाउंट मिल गया है किसी के बदले में, वो आपका रॉयल्टी नहीं है। आपने अपनी गाड़ी बेच दी, वहां से पैसा ले लिया, उसको रॉयल्टी नहीं बोलेंगे। रॉयल्टी बोलेंगे आपने उस एसेट को बेचा नहीं है, आपने ओनली यूज करने के लिए उसको दिया है, उसके बदले में आपको पैसा दे रहा है, मंथली दे रहा है, ईयरली दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अपना रॉयल्टी, उसको बोलते हैं अपना रॉयल्टी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होता है सर? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब होता है आपकी कोई मैनेजरियल या फिर कंसल्टेंसी या फिर टेक्निकल सर्विस के लिए वो आपको पैसा दे रहा है, उसको बोलते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब मेरी बात समझना, एक पॉइंट आता है, अगर कोई रेजिडेंट बंदा किसी नॉन रेजिडेंट बंदे को गिफ्ट करता है पैसे, मनी गिफ्ट करता है 50,000 रुपए से ज्यादा विदाउट कंसिडरेशन, तो वो आपका 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा। जब अपन रिवाइज करेंगे अदर सोर्सेज का हेड, तब आपको मैं बता दूंगा 56(2)(10) में आपका 50,000 रुपए से ऊपर अगर आप विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट करते हो किसी को, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। पर ध्यान रखना, ये जो है ना, ये सिर्फ मनी पे लगता है ना, यहाँ पे जो लिखा ना सिर्फ मनी पे लगेगा। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया है नॉन रेजिडेंट को, या फिर कोई अदर मूवेबल या इमूवेबल एसेट दे दिया, तो उसके केस में आपका 56(2)(10) यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ओनली केस मनी लगेगा। ये जब अपन अदर सोर्सेज का चैप्टर रिवाइज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे रिवाइज हो जाता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट अपने सारे रिवाइज कर लिए हैं। अब आपको फटाफट से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपका काम बन जाएगा, और एग्जाम से पहले इतना ही फास्ट आपका रिवीजन होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।